मेरे पिताजी ने हमेशा से ही बचपन में बताया था कि रात के 12 बजे के बाद जब भी पूर्णिमा का दिन हो तो अपनी आंखें मत खोलना। उनका दावा यह था कि रात में एक आत्मा छिपी रहती है जो 12 बजे के बाद जागने वाले लोगों को अपना शिकार बना लेती है। मैंने कभी भी उनके द्वारा बताई गई उन मूर्खतापूर्ण कहानी पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि यह सब बेवकूफ़ी है। मैंने कभी भी शहरी अर्बन लेजेंड्स पर विश्वास नहीं किया था। मैं करना चाहता था, पर भूलकर भी मैं इन मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास नहीं करता था। यह 26 मई 2002 की बात है। आज रात पूर्णिमा होने वाली थी। मुझे हमेशा से ही रात में आसमान को निहारना अच्छा लगता था। वह टिमटिमाते तारे, उल्लुओं की आवाज़ें हमेशा ही मुझे सुकून देती थी। लेकिन आज रात यह सब बहुत ही अलग होने वाला था। मैं सोफे पर बैठा हुआ था और टीवी पर फिल्म देख रहा था। मेरी गोद में पॉपकॉर्न का कटोरा था और फिल्म में पूरी तरह से ही डूबा हुआ था। मेरे पिता लिविंग रूम में आए और टीवी के सामने आकर खड़े हो गए। वह मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, देर हो रही है किरा, आधी रात होने वाली है, कृपया करके सो जाओ। मैंने यह देखकर अपनी आंखें घुमा ली और मैं अभी भी फिल्म ही देख रहा था। मैं इसे ख़त्म करना चाहता था। इसीलिए मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं अभी फिल्म देख रहा हूँ और मैं बाद में सो जाऊँगा। मैंने स्क्रीन की ओर देखने की कोशिश करी और अपना शरीर नीचे झुकाते हुए जवाब दिया। यह देखकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, किरा सुनो, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि जब भी तुम इतनी देर तक जागते हो तो क्या होता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो बोले कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचे। पापा की ये बात सुनकर मैंने उन्हें कहा, पापा क्या आप सीरियस हो? मैंने अपनी हंसी रोकी और मैंने कहा, ऐसा कोई नहीं है जैसा कि आप सोचते हो या आप जिन चीज़ों पर विश्वास करते हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी यह बदतमीजी से भरी बात सुनकर उनका चेहरा लड़खड़ा सा गया और वह और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गए और उन्होंने मुझसे बोला, मैं तुमसे फिर से नहीं पूछूंगा केरा, सो जाओ। पापा की यह बात सुनते हुए और मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादा लड़ाई हो, इसलिए मैंने अपनी आंखें घुमा ली और टीवी बंद कर दिया। मैंने पॉपकॉर्न का वह कटोरा कॉफ़ी टेबल पर रख दिया और फिर सीढ़ियों के द्वारा मैं अपने कमरे में चला गया और अपना पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद जब पिताजी अपने बिस्तर पर चले गए तो मैं अपनी फिल्म जारी रखने के लिए वापस नीचे जाने वाला था। आखिरकार यह मूवी मैंने ब्लॉकबस्टर की दुकान से किराए पर ली थी और मैं इसे पूरा ख़त्म करना चाहता था। और वैसे भी ये एक डरावनी फिल्म थी, हॉरर फिल्म, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, खासकर वो भी रातों में। इसीलिए जैसे ही मुझे पिताजी के दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आती थी तो मैं 1 मिनट के लिए इंतज़ार करता था, और जब मुझे यह यकीन हो जाता था कि वह सो चुके हैं तो मैं नीचे चला जाता था, लिविंग रूम की ओर। उसके बाद मैंने वेट किया और फिर मैं सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने टीवी फिर से चालू कर दिया, लेकिन यह मैंने सुनिश्चित किया कि आवाज़ बिल्कुल कम हो ताकि टीवी की आवाज़ से वह जाग ना जाए। फिर मैंने अपने पॉपकॉर्न का कटोरा जो मैंने छोड़ दिया था वह वापस लेकर अपनी गोद में रख दिया और फिल्म देखता रहा। जैसे फिल्म मैं देखता रहा या जैसे ही जैसे फिल्म चलती रही, मुझे बाहर से हल्की सरसराहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने अपने सामने के दरवाजे के पास वाली खिड़की की ओर देखा, लेकिन मुझे लगा कि यह कोई जानवर होगा या जंगली जानवर होगा, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ रातों में हमारे घर के बाहर बड़े बड़े डस्टबिन होते थे जहाँ पर जंगली जानवर कूड़ा वगैरह खाने के लिए आते थे। इसलिए मैं नहीं उठा और मैं टीवी की तरफ वापस मुड़ गया, लेकिन वह सरसराहट जारी रही। मैंने फिर भी उसे इग्नोर ही कर दिया था, क्योंकि कोई छोटा मोटा जंगली जानवर ही होगा जो कि कूड़ेदान में अपना खाना देख रहा होगा, और यह मेरी समस्या नहीं थी, क्योंकि सुबह मेरे पापा वह चीज़ साफ़ कर देंगे जो भी कूड़ा उस जंगली जानवर ने बिखेरा होगा। उसके बाद मैंने जल्द ही खिड़की पर एक हल्की थपथपाहट सी सुनी। मैंने इसे फिर भी अनदेखा कर दिया, लेकिन थपथपाहट फिर भी जारी रही और केवल ही केवल वह तेज़ होती रही। आखिरकार मेरी फिल्म ख़त्म हो गई और मैं तैयार था कि पॉपकॉर्न का बाउल को सिंक में रख दूं। इसलिए मैं किचन की ओर चले गया और जब मैंने कटोरा सिंक में रखा तो मैंने खिड़की से बाहर देखने के लिए नज़र मारी तो मुझे खिड़की पर एक संदिग्ध चेहरा दिखा। वह एक विकृत मानव चेहरा था। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे लौटा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। चेहरा पीला पड़ गया था, लगभग खोखला था। उसकी काली आंखें थी जो कि मेरी आत्मा में घुसती हुई लग रही थी। उसका मुंह एक विचित्र मुस्कान से मुड़ा हुआ था।
ऐसा लग रहा था कि उसकी जो स्माइल थी या उसकी जो मुस्कान थी वह उसके कानों तक जा रही थी और उसके दांत बहुत ही ज़्यादा तीखे दिख रहे थे। एक पल के लिए मैं जम सा गया था। मेरे दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि यह देख क्या रहा है। फिर वह चेहरा शीशे के और करीब आ गया और मैं उसकी सांस को खिड़की पर धुंधले होते हुए देख सकता था। यह असली था। मैं बहुत ही जोर से चीखने वाला था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने खुद को दूर देखने के लिए मजबूर किया। मेरी सांस उथली और तेज थी। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मैं उसे सुन पा रहा था। मुझे जैसे तैसे करके अपने पिताजी के पास जाना था, क्योंकि उन्हें ही पता था कि आगे क्या करना है। मैं सीढ़ियों की ओर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरा पैर हवा में ही कहीं फंस गया, जिसके कारण मैं फर्श पर गिर गया। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं की और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, क्योंकि इस समय पर मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसके बाद मैंने सुना कि सामने का दरवाज़ा, जो खिड़की के बिल्कुल ही बगल में था, वह चरमरा रहा था। मैं बहुत ही घबरा चुका था और बहुत ही हिम्मत कर मैंने घूमने की कोशिश करी। उसी समय वह दृश्य देखकर मेरी आंखें भय से चौड़ी हो गई। वह दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। उस दरवाजे से एक ठंडी हवा अंदर आई, जो कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक फैला गई। मैंने एक कदम पीछे हटकर सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आकृति या एंटिटी दरवाजे की ओर आ चुकी थी और वह एक बहुत ही अजीब से ढंग में मेरी ओर आगे बढ़ रही थी। उसका यह ढंग देखकर मेरा शरीर बिल्कुल ही सुन्न पड़ चुका था। यह वही एंटिटी थी जिसे मैंने खिड़की पर देखा था और वह घर के अंदर आ चुकी थी। इसका जिक्र मेरे पापा ने मुझसे पहले भी किया था, लेकिन सवाल यह था कि अब मैं क्या करूं। उस एंटिटी ने मुझे कहा, किरा मेरी ओर आओ, और वह मेरी ओर तैरती हुई आ रही थी। मैं वहीं जम सा गया था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती जा रही थी और अपना डरावना सा हाथ मेरी ओर बढ़ा रही थी। उसने मुझे इशारा किया और यह चाहा कि मैं उसके करीब जाऊं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उससे हिप्नोटाइज सा हो चुका था या मैं उसके जाल में फंस चुका था। मेरे आसपास की दुनिया धुंधली होती जा रही थी, क्योंकि मैं आकृति की ओर खिंचा सा जा रहा था। वहाँ का हर नज़ारा मुझे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे पैर भारी हो चुके थे, जैसे कि वह ज़मीन में बिल्कुल जड़ से गड़ चुके हों। उस एंटिटी ने मेरी आंखों में आंखें डाली और मैंने एक अजीब सा खिंचाव महसूस करा, जैसे कि वो मेरी आत्मा तक पहुंच रहा हो। उसने कहा, किरा। उसकी आवाज़ ठंडी और अलौकिक थी, जो कि मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और उसकी मुस्कान, वह डरावनी मुस्कान, और ज़्यादा चौड़ी हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं और मैं उसकी तरफ क्यों जा रहा हूं, लेकिन मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था। मैं उसकी तरफ किसी पतंग की तरह खिंचा जा रहा था। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया। मेरा मन मुझे रुकने के लिए बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था, लेकिन मेरा शरीर अपने आप ही उसके वश में हो चुका था। उस एंटिटी की मुस्कान और ज़्यादा डरावनी और बहुत ही क्रीपी हो चुकी थी। उसके नुकीले आसमानी दांत और भी ज़्यादा दिखाई देने लग गए थे। मेरे ऊपर भय की भावना छाई हुई थी, लेकिन मैं विरोध करने में असमर्थ था। अब मैं जो कुछ भी था वो उसी के सामने खड़ा था और उसकी आंखें मेरे अस्तित्व में घुस चुकी थी। उसने मुझसे कहा, मेरे साथ आओ, और मेरी ओर आगे अपना हाथ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और उसकी ठंडी मृत उंगलियों पर रख दिया। मेरे अंदर जैसे ठंड सी फैल गई। उसने मेरे खून को जमा दिया और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। एक पल के लिए पूरी दुनिया मेरे लिए फीकी पड़ चुकी थी और मैं अंधेरे में डूब सा गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा खोखली हो चुकी है। इस सब के दौरान उसकी मुस्कान और भी ज़्यादा क्रीपी हो गई, उसकी स्माइल और भी ज़्यादा क्रीपी हो गई। धीरे धीरे करके वो मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि हम कमरे से निकल पाते, पूरे कमरे में एक तेज सी रोशनी फैल गई, जिसने उस वश को जो कि उस एंटिटी ने मुझ पर किया था वह तोड़ दिया और मुझे किसी ने पीछे की ओर खींचा, एंटिटी की पकड़ से दूर, और तुरंत ही दूर होकर मैं फर्श पर बिल्कुल चित होकर गिर गया। वो एंटिटी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उस रोशनी में जैसे हवा में ही गायब हो गई। मैं ये सब देखकर इतना डर चुका था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या था। उसी समय मुझे आवाज़ आई तेज से, किरा। जी हाँ, ये है मेरे पिताजी थे।
उनकी आवाज़ सुनते ही जैसे मुझे राहत सी मिल गई और वह मेरे बगल में घुटने पर बैठे हुए थे। मुझे कसकर गले लगाकर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम ठीक हो? मैंने पिताजी को देखकर सर हिलाया और अभी भी मेरी सांस बहुत ही तेज़ चल रही थी। मैंने कहा मैं ठीक हूँ और अपने पिताजी से पूछा कि वह क्या था। मेरे पिताजी ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद करी और मेरे चेहरे पर कुछ राहत आई। मेरे पिताजी ने बताया कि यह वही एंटिटी थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी।